Hello students, Assalamu alaikum, Satif is here. तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन शेयर हो रही है। स्टूडेंट्स मेरे सामने मौजूद हैं। फातिमा, इकरा, इरज, मरियम, मायरा और किंजा, तमाम स्टूडेंट तक वॉइस पहुंच रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है। जी लास्ट क्लासेस में चैप्टर 4 जो कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड चैप्टर है, चैप्टर 4, 4.1, 4.3 एंड 4.4, ये तीन एक्सरसाइज चैप्टर 4 में हम कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर 4 में जो एक्सरसाइज 4.1 है, इसमें हमारा टॉपिक मैट्रिसेस से रिलेटेड था, जिसमें हमने मैट्रिसेस की डेफिनेशंस, उनकी टाइप्स और उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट और नॉन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। उसके बाद हम एक्सरसाइज 4.3 की तरफ आ गए और एक्सरसाइज 4.3 में हमने डिटर्मिनेंट, जिसे हम मॉड भी कहते हैं, 2/2 का और 3/3 का खास तौर पर समझा। फिर हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स 2/2 के लिए और फिर 3/3 के लिए खास तौर पर समझा। और 4.3 में हमने एडजॉइंट और फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा व्हेन द मैट्रिसेस बिकम सिंगुलर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एक्सरसाइज 4.4 में हमने इनवर्स, क्रैमर्स रूल और मैट्रिक्स मेथड को कंप्लीट किया। अब तक हमारी 19 क्लासेस हो चुकी हैं। उन 19 क्लासेस में 3 क्लासेस ऐसी थी जो कि ईद वेकेशंस की वजह से नहीं हुई, और एक क्लास ऐसी थी जो कि ड्यू टू रेन, बारिश की वजह से मैं नहीं पहुंच सका। तो हमने चैप्टर 4 में 4.1, 4.3 और 4.4 को कंप्लीट कर लिया है। 4.2 चैप्टर 4 में रह गई है, उससे आगे चलकर बाद की क्लासेस में हम सॉल्व करेंगे। इस तरह से हमारा चैप्टर 4 जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो कि 4.1 में है और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो कि 4.3 और 4.4 में है, उन्हें हमने कंप्लीट किया है। जो मेरी लास्ट क्लास हुई है इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में, मैट्रिक्स मेथड के बारे में, वो एक रिकॉर्डिंग क्लास थी। तो आई होप कि वो आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि उससे पहले हम एक क्लास ऐसी ले चुके थे जिसमें हमने मैट्रिक्स मेथड समझ लिया था। कि तमाम स्टूडेंट मेरी बात को समझ रहे हैं? निशा, मायरा, मरियम, इरज, इकरा, फातिमा, क्या आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो मेरी लास्ट रिकॉर्डेड क्लास हुई थी वो लेक्चर ले लिया है? और उसमें मैट्रिक्स मेथड को हमने डिस्कस किया था। निशा कहती हैं कि सर आपका रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? तमाम स्टूडेंट को मिल जाना चाहिए था। मैट्रिक्स मेथड हमारा लास्ट लेक्चर था। मरियम कहती हैं यस सर मिल चुका है। और मायरा बताएं जी। मायरा, फातिमा, इरज, इकरा, नहीं मिला। फातिमा भी कहती है नहीं मिला। यश कहती है नहीं मिला। मायरा ने कहा जी सर मिल गया। इकरा कहती हैं कि सर लेक्चर नहीं मिला। अच्छा जी,
ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्योंकि लास्ट जो लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, वो जो लास्ट लेक्चर था वो मैट्रिक्स मेथड के हवाले से था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 4.4 को कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 4.4 के हवाले से वो हमारा लास्ट लेक्चर था, जिसमें हमने मैट्रिक्स मेथड का एक क्वेश्चन सॉल्व करवाया था और एक्सरसाइज 4.4 अच्छा जी, जरा तमाम स्टूडेंट्स जो है वो 5 मिनट्स के लिए जरा वेट करें, मैं पूछता हूँ जरा इनसे। हेलो स्टूडेंट्स, मैंने इनसे पूछा है और इन्होंने कहा है जी अभी तक जो है वो शायद अपलोड नहीं किया है इन्होंने। तो चले, परेशान ना हो, वो अपलोड हो जाएगा आपके लिए और वो मिल जाएगा आपको। उसमें हमने 4.4 के क्वेश्चंस मैंने उसमें कुछ बताए थे और उस लेक्चर में मैट्रिक्स मेथड से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो चले, परेशान ना हो, इंशाल्लाह वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको जो है वो मिल जाएगा। तो चैप्टर 4 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। अब आज हम एक नए चैप्टर को स्टार्ट करना मैं चाह रहा था। निशा कहती हैं कि सर पेजेस छोड़ दें। ऐसे पेजेस ना छोड़ें, बल्कि ऐसा करें कि जो आज का जो काम है वो आप किसी रफ कॉपी पर जो है वो नोट डाउन कर लें और उसके बाद जब वो पिछला लेक्चर आपको मिल जाए तो उसका काम कंप्लीट कर कर फिर इसको उसके आगे कंप्लीट करें। ये बेहतर तरीका रहेगा। वो स्टूडेंट्स जो फेयर वर्क भी कर रहे हैं, मैथ्स का एक रजिस्टर जिन्होंने बनाया है,
उनके लिए मैं ये कहूँगा कि वो आज का जितना भी काम है वो किसी रफ पेजेस पर लिख लें, किसी रफ कॉपी पर लिख लें, रफ रजिस्टर पर लिख लें, और जब उन्हें लास्ट चैप्टर 4 का लास्ट लेक्चर है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर था, बारिश की वजह से रिकॉर्ड करवा दिया था मैंने, लेकिन वो इन्होंने अभी तक अपलोड नहीं किया। इंशाल्लाह वो आपको आज मिल जाएगा। तो उसका जो क्वेश्चन है, उसमें भी एक क्वेश्चन हमने मैट्रिक्स मेथड का सॉल्व किया है मैंने। आप उस क्वेश्चन को जो है वो उसमें से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 4.4 के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर आज का जो लेक्चर है उसको वहाँ पर फेयर कीजिएगा। ठीक है जी। तो आज की क्लास में हम जो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान चैप्टर है और मैक्सिमम स्टूडेंट को मालूम है उस चैप्टर के बारे में, पढ़ चुके हैं आप। वो है आज हमारी बुक का चैप्टर 1, जो कि सेट से रिलेटेड चैप्टर। मैट्रिक क्लास में भी हमारे पास जो बुक का जो चैप्टर 1 है वो सेट से रिलेटेड चैप्टर है, और यहाँ पर भी हमारे पास जो चैप्टर 1 है बुक का चैप्टर 1, वो सेट से रिलेटेड चैप्टर है। तो आज तमाम स्टूडेंट्स चैप्टर 1 सेट्स की हेडिंग डालेंगे। तमाम स्टूडेंट्स आज चैप्टर 1 सेट्स की हेडिंग डालेंगे। चैप्टर 1 सेट्स की हेडिंग डालेंगे तमाम स्टूडेंट्स आज। चैप्टर 1 सेट्स की हेडिंग डालेंगे आप। चैप्टर 1 में सबसे पहले हम सेट की डेफिनेशन को समझते हैं। A well-defined collection of object is called set। कह रहे जी, वो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइन हो। वेल डिफाइन का मतलब यह है कि वो ऐसे एलिमेंट्स होने चाहिए जिनके बारे में हम जानते हो, जिनके बारे में हमें समझ में आता। अगर वेल डिफाइन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है लेकिन कुछ कंडीशन का सेटिस्फाई होना जरूरी है। द फर्स्ट कंडीशन इज बाय यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। सेट्स को लिखने के लिए हम हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करेंगे। डिनोटेड बाय ABC, हम हमेशा कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से इसको डिनोट करेंगे। नंबर 3 में बाय यूजिंग कॉमा बिटवीन द एलिमेंट्स, हम एलिमेंट्स के बिटवीन में कॉमास को यूज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से डिनोट करेंगे, और एलिमेंट्स के बिटवीन कॉमा को यूज किया जाए। नंबर लास्ट कंडीशन ये कहती है कि एलिमेंट ऑफ सेट आर नॉट रिपीटेड, कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। नाउ द एग्जांपल्स आर a is equal to 2 4 6 8। जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने कर्ली ब्रैकेट को यूज किया है, कैपिटल अल्फाबेट से मैंने डिनोट भी किया है, एलिमेंट्स के बिटवीन में बेटे कॉमा भी मौजूद है, और कोई एलिमेंट यहाँ पे रिपीट भी नहीं हो रहा। इसका मतलब यह है कि जब कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा तो ये हमारे पास एक सेट है। और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट वेल डिफाइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो काउंटिंग नंबर्स दिए गए हैं, ये हमारी समझ में आते हैं कि ये काउंटिंग नंबर्स। सेटिंग एग्जाम्पल भी हमारे पास सेट की एग्जाम्पल है, लेकिन अगर सपोज मैं आपके सामने लिखता हूं a इज इक्वल टू 2 4 और 6, इसे हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पे हमने कॉमा को यूज नहीं किया है। या अगर हम यहाँ पर कॉमा को यूज ना करें तो ये भी हमारा सेट नहीं है। या अगर हम एक ऐसा सेट बना दें जिसमें बेटे कॉमा तो यूज किया जाए
लेकिन कोई एलिमेंट उसमें रिपीट हो जाए तो इसे भी सेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। या फिर हम एलिमेंट्स तो लिखते हैं 2 3 कॉमा लगा के 4, लेकिन राउंड ब्रैकेट यूज कर लें तो ये भी सेट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सेट के लिए ये जरूरी है कि आपके पास करली ब्रैकेट होना चाहिए, कॉमास को यूज करना है, एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, which is called set. Now the second heading is order of set. The number of elements in a finite set A is the order of A, denoted by n of A, O of A, mod of A. किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो उस सेट का ऑर्डर कहलाती है। किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो उस सेट का ऑर्डर कहलाती है। जैसे कि हमारे सामने जो सेट ए है तो इसके अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर है वो क्या बनेगा, 6 बनेगा। तो नाउ द ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 6। आई होप कि तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। इस पेज पर हमने 2 बातें समझी है। पहली बात तो ये समझी है कि जो सेट है उसकी डेफिनेशन क्या है जी, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो कि वेल डिफाइन होता है उसे हम सेट कहते हैं। और सेट्स में लिए हम करली ब्रैकेट को यूज करते हैं, कैपिटल वर्ड से डिनोट करते हैं, कॉमास को यूज करते हैं, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। और बेटे ऑर्डर ऑफ सेट क्या है, किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की जो तादाद है वो उस सेट का ऑर्डर कहलाती है। ओ ऑफ ए का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए। मरियम बेटे, ओ ऑफ ए का मतलब है ऑर्डर ऑफ ए, एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ ए, और ए के साथ जो वर्टिकल लाइंस लगाई हैं उनका मतलब यहाँ पर है मॉड ऑफ ए। देखिए जी, चैप्टर 4 में मॉड ऑफ ए का मतलब अलग है और चैप्टर 1 सेट्स में मॉड ऑफ ए का मतलब अलग है। यहाँ पे मॉड ऑफ ए किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद को डिनोट करता है, जबकि हम चैप्टर 4 में जब मॉड पढ़ते हैं तो वो डिटर्मिनेंट है, और वो डिटर्मिनेंट हमें किस तरह से फाइंड आउट करते हैं वो आप समझ चुके हैं चैप्टर 4 के हवाले से। तो आई होप कि तमाम स्टूडेंट ने इस बात को समझ लिया है। लेकिन इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो है इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट्स, two finite set A and B are said to be equivalent sets। दो सेट्स A और B हम उन्हें इक्विवेलेंट सेट्स कहते हैं। कब कहते हैं जी, इफ ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ B। अगर दो सेट का ऑर्डर आपके पास सेम है तो हम कहते हैं कि ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं। नाउ द एग्जांपल इज the first set A having 4 elements, now the set B having 4 elements, इट्स मीन इन दोनों सेट का बेटे क्या सेम है, ऑर्डर सेम। यानी पहले सेट में भी 4 एलिमेंट है और दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट है, तो इसका मतलब यह है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विवेलेंट है। तो हम लिखते हैं A इज इक्विवेलेंट टू B। तो A और B के दरमियान हम ये साइन यूज करते हैं, जिससे हम ये साइन यूज किया है मैंने, जिससे हम साइन ऑफ सिमिलैरिटी कहते हैं। मैट्रिक मैथ में अगर आपको याद हो, जब हम थ्योरम्स वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें ये साइन को यूज करते हैं। साइन को हम साइन ऑफ सिमिलैरिटी वहां पर कहते हैं, और कॉन्ग्रेंट के अंदर जो साइन ऑफ कॉन्ग्रेंट उसमें भी इसको यूज किया जाता है।
साइन ऑफ सिमिलैरिटी को यूज किया जाता है। तो यहाँ ए और बी के दरमियान में जब हम इस साइन को यूज करते हैं तो ये इक्विवेलेंट को इंडिकेट करता है। यहाँ पे इक्विवेलेंट, दो सेट्स इक्विवेलेंट बेटे कब होते हैं? जब उनका क्या सेम हो जाता है? ऑर्डर सेम। इक्वल सेट्स कह रहा है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ order of A is equal to order of B and corresponding elements are same. Corresponding elements are same. निशा कहती हैं कि सर ये साइन इक्वलिटी को शो करता है। नहीं, ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट ठीक नहीं है कि इक्वल का जो साइन है ये है साइन ऑफ इक्वलिटी, ये इक्वल का साइन, और ये जो साइन है ये साइन ऑफ सिमिलैरिटी है, ये अलग अलग है। निशा बेटे बात समझ में आ रही है मेरी? इक्वल का साइन अलग है और ये जो साइन है ये साइन ऑफ सिमिलैरिटी अलग है। ये जब दो चीजों दोनों आपस में मिलते हैं तो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन बनता है, जो कि आप थ्योरम में यूज करते। निशा बेटे थ्योरम्स में यूज किया ये साइन आपने, कॉन्ग्रुएंट का साइन आपने थ्योरम में यूज किया ना बेटे। तो थ्योरम में जो हम कॉन्ग्रुएंट जो यूज करते हैं ये क्यों यूज किया था? इस कॉन्ग्रुएंट के बारे में क्या पता? साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी किसको कहते हैं बता सकते हैं? निशा, मायरा, मरियम, फातिमा, ये जो आपने थ्योरम में कॉन्ग्रुएंट का साइन, नीरज, ये जो आपने कॉन्ग्रुएंट में, इकरा, कॉन्ग्रुएंट का साइन आपने थ्योरम में जो यूज किया था, जो कि मैंने आपके सामने ड्रॉ भी किया, ये भी ड्रॉ करता हूं यहाँ पे, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है? साइन ऑफ कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या है? निशा, मायरा, मरियम, फातिमा, नीरज, इकरा। हाँ बेटा जी। मायरा कहती है सर इसका मतलब है सेम। अच्छा जी। निशा कहती है सर इसका मतलब सेम ही है, सेम को ही कहते हैं। अच्छा, हाँ जी, इकरा ने एक बेहतरीन आंसर जवाब दिया है। इकरा ने, शाबाश बेटे। इकरा कहती है कि शेप साइज में इक्वल हो। जी हाँ, ये बात जरा गौर से तमाम स्टूडेंट सुन लें, याद भी रखें इस बात को। तो देखिए जी, ये एक ट्राइंगल है और ये सेकंड ट्राइंगल मैंने एक और बनाया, ठीक है। ये दोनों सिमिलर ऑब्जेक्ट हैं, सिमिलर है, एक जैसी शेप्स। अगर ये सिमिलर शेप, अगर ये शेप सिमिलर है तो ये साइन यूज करेंगे, सिमिलैरिटी का साइन यूज करेंगे कि सिमिलर शेप। और अगर ये सिमिलर शेप आपस में इक्वल भी हो जाए, यानी कि हम इनको बिल्कुल इक्वल बना दें, एक दूसरे के बराबर बना दें, तो फिर हम इसके नीचे इक्वल भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब जब दो सिमिलर शेप्स आपस में इक्वल हो जाए तो उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। शाबाश बेटे। ये इकरा ने जो है वो बहुत अच्छा आंसर दिया है कि शेप साइज में इक्वल हो। बिल्कुल सही जवाब दिया, वेल डन बेटे। इकरा के लिए बेटे क्लैपिंग करनी चाहिए हमें, वेल डन। कि जब दो सिमिलर शेप्स आपस में इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाती हैं? कॉन्ग्रुएंट बन जाती है, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो चैप्टर 1 में सेट्स के हवाले से डिस्कशन कर रहे थे। तो इक्वल सेट्स आपके पास क्या होते हैं जी? इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं? जिसमें ऑर्डर सेम होता है। और इक्वल सेट्स उन्हें कहते हैं जिसमें ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो जाए। भाई इक्वल सेट्स किसको कहते हैं? जिसमें ऑर्डर के साथ साथ एलिमेंट भी सेम हो जाए, तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे इक्वल सेट्स, ये हमारे
इक्वल सेट्स है। तो इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स में क्या डिफरेंस है? इक्वल सेट्स में एलिमेंट्स के साथ साथ ऑर्डर भी सेम होता है, जबकि इक्विवेलेंट सेट्स में हम ये कहते हैं कि इनका ऑर्डर जो है वो सेम है, बट एलिमेंट्स इनके सेम नहीं, नहीं। आई होप पे तमाम स्टूडेंट को बात समझ में आ रही है। इक्विवेलेंट सेट्स और इक्वल सेट्स। लीजिए, इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स को समझने के बाद अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? दैट इज ए इज इक्वल टू बी लिखा जाता है। तो ए और बी के दरमियान में जब हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो ये इक्वल सेट्स हैं, और जब हम ए और बी के दरमियान में ये साइन ऑफ सिमिलैरिटी यूज करते हैं तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट सेट्स, ये इक्विवेलेंट सेट्स हैं और ये आपके पास है इक्वल सेट्स। पॉइंट टू बी नोटेड में कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे जो कि एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम है। कहते हैं जी, जब हम ए का यूनियन ए के साथ लेंगे, यूनियन आप जानते ही, क्या तमाम स्टूडेंट यूनियन के बारे में जानते हैं कि यूनियन में हम क्या करते हैं? नंबर्स को एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ लिखते हैं। मैट्रिक क्लास में भी आपने पढ़ा है कि यूनियन में हम एलिमेंट को सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ लिखते हैं। और इंटरसेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो दो सेट्स होते हैं उनके अंदर जो सेम एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, उनको लिखते हैं, तो वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। ए का यूनियन अगर हम ए के साथ लें तो जवाब में वापस सेट ए ही आएगा, और जब हम ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो आंसर में वापस वही सेट ए दोबारा आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट कहता है कि अगर आप ए का यूनियन नल सेट के साथ लेंगे तो जवाब में वही सेट ए दोबारा आ जाएगा। यानी अगर एक सेट आपके पास है 2, 3 और 4, और हम इसका अगर यूनियन लें नल सेट के साथ तो यही सेट वापस ए आंसर में दोबारा आ जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि अगर ए का यूनियन नल सेट के साथ लें तो जवाब में ए वापस आ जाएगा। नंबर नेक्स्ट ये कहता है कि अगर हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लें। बेटे, यूनिवर्सल सेट हम जानते हैं जिसे हम यू से डिनोट करते हैं, और यूनिवर्सल सेट हमेशा एक बड़ा सेट होता है, और यूनिवर्सल सेट के अंदर वो तमाम एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो हमारे गिवन सेट के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हो। जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट लिखा आपके सामने 1, 2, 3, 4, और सेट ए मैंने यहां पे ले लिया 3 और 4 ले लिया। अब अगर मैं ए सेट का इंटरसेक्शन बनाऊं यूनिवर्सल सेट के साथ, अगर हम ए का इंटरसेक्शन बनाएं यूनिवर्सल सेट के साथ तो हमें कॉमन एलिमेंट यहाँ पे लिखने पड़ेंगे, और यूनिवर्सल सेट में और सेट ए में कॉमन एलिमेंट जो कि 3 और 4 है, तो आंसर में हमारे पास क्या आएगा? 3 और 4 आएगा। और 3 और 4 का आंसर आना ये बताता है कि ये सेट ए, यानी जब हम ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के साथ लेते हैं तो जवाब में वापस सेट ए आता है, क्योंकि सेट ए छोटा सेट होता है। देखिए, एक बात बड़ी अहम और याद रखने की है, शायद आपको मालूम ना हो, कि जब हम दो सेट के दरमियान में यूनियन लेते हैं तो आम तौर पर वो सेट आंसर में आता है जिसमें एलिमेंट ज्यादा होते हैं, और जब हम दो सेट के दरमियान में इंटरसेक्शन लेते हैं तो आम तौर पर आंसर में वो सेट आता है जिसमें एलिमेंट कम होते हैं, क्योंकि इंटरसेक्शन में सेम एलिमेंट को देखा जा रहा होता है और यूनियन में हम एक सीक्वेंस बना रहे होते हैं। तो इसी वजह से हमारे पास इंटरसेक्शन में छोटे सेट आंसर में आते हैं, और जबकि यूनियन में जो बड़े सेट होते हैं वो आंसर में आते हैं।
नेक्स्ट एमसीक्यूज कहता है कि अगर आप ए का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ लेंगे तो जवाब में नल सेट वापस आ जाए। भाई क्यों नल सेट आ जाएगा? क्योंकि नल सेट छोटा है और सेट ए के अंदर कोई ना कोई नंबर मौजूद है, तो इंटरसेक्शन की वजह में ये नल सेट जवाब में आ रहा है। अब अगर आप यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल आपके सामने 2, 3, 4 और यूनियन है, अगर आप यूनियन को हटा के यहाँ पे इंटरसेक्शन को यूज कर लें, तो इंटरसेक्शन यूज करने के बाद आप देखेंगे कि हमें यहाँ पे कॉमन एलिमेंट देखना है। अब कॉमन एलिमेंट कोई है नहीं, तो आंसर में नल सेट वापस आ जाए। नेक्स्ट कहता है कि जब आप ए का यूनियन यूनिवर्सल के साथ लेंगे तो जवाब में यूनिवर्सल सेट आएगा। तो ये एग्जांपल आपके सामने मौजूद है। इसमें अगर आप ए का यूनियन बनाना चाहें यूनिवर्सल के साथ, अगर मैं इंटरसेक्शन को हटा के यहाँ पे यूनियन की बात कर दूं, तो यूनियन के अंदर अब आपको तमाम नंबर लिखने हैं, तो आंसर क्या आएगा? 1, 2, 3, 4। तो आपके पास जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा 1, 2, 3, 4 बनेगा जी। 1, 2, 3 और 4। तो ये जो 1, 2, 3, 4 है, ये कौन सा सेट है? यूनिवर्सल सेट, इसलिए आंसर में यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो कॉन्सेप्ट वही बना ले आप कि यूनियन में आमतौर पर जो बड़ा सेट होता है वो जवाब में आता है, तो यूनिवर्सल बड़ा सेट है, इसलिए हुआ। इंटरसेक्शन में क्योंकि छोटा सेट आंसर में आता है, तो नल सेट छोटा है, इसलिए आंसर में नल सेट आता है। यहाँ पर देखें, इंटरसेक्शन छोटा सेट ए छोटा होगा तो ये आंसर में आ गया। यूनियन बड़ा सेट ए बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बड़ा आ गया। यहाँ कॉमन है तो सेम ही आते हैं दोनों के अंदर। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते। डी मॉर्गन्स लॉ आपने पढ़े भाई मैट्रिक क्लास में। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यहां पर यूनियन इंटरसेक्शन में बेटे कन्वर्ट होता है। यहां पे यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट होता है, और इंटरसेक्शन अगर हो तो वो यूनियन में कन्वर्ट होता है, और कॉम्प्लीमेंट का साइन दोनों पे अलग अलग अप्लाई किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट आप समझते हैं या भूल भी गए, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यू में से ए को माइनस कर दिया जाए। यहां जो यू है ये बेटे यूनियन वाला यू नहीं होता, बल्कि ये यूनिवर्सल सेट वाला यू होता है। जैसा कि एग्जाम्पल आपके सामने मौजूद है, अगर हम यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना चाहें, क्या फाइंड आउट करना चाहें? ए कॉम्प्लीमेंट, तो हम जानते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यू में से ए को माइनस करना है। तो जो यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3 और 4, इसमें से हम माइनस करेंगे सेट ए के एलिमेंट्स को, यानी 3 और 4 को माइनस करें। अगर दो सेट के दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए तो बेटे जो सेम एलिमेंट होते हैं वो कैंसिल हो जाते हैं, और हम हमेशा पहले ही सेट के नंबर्स लिखते हैं। सेकंड सेट में कोई नंबर हो या ना हो उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं होता। ये होगी बात ए कॉम्प्लीमेंट की। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। अगर आपके पास एक सेट है 2, 3, 4 और मैं यहां पर यूनियन लिखकर नल सेट लगा दूं, तो बेटे आंसर में क्या आएगा? आंसर में क्या आएगा? मरियम, फातिमा, वजिया, निशा, मायरा। बेटे एक सेट है 2, 3, 4, यूनियन लेना है नल सेट के साथ, तो आंसर में क्या आएगा? 2, 3, 4 ही आएगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 2, 3, 4 आंसर में आएगा। अच्छा, अब अगर मैं यहां से यूनियन को हटाकर
इंटरसेक्शन कर दूं तो अब आंसर में क्या आएगा? अब आंसर में 2, 3, 4 आएगा या नल सेट आएगा? लेकिन जी फातिमा ने कहा कि माहिरा ने कहा बिल्कुल ठीक कहा बेटे, इकरा ने कहा क्या सर आंसर में नल सेट आएगा। शाबाश, शीरज ने भी कह दिया बिल्कुल ठीक कहा बेटे, आंसर में नल सेट आएगा। बिल्कुल ठीक बात जवाब दिया आपने। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर नेगेटिव साइन यूज करूं तो अब आंसर में क्या है? अब आंसर में क्या आएगा? इकरा ने कहा कि सर आंसर में 2, 3, 4 आएगा। वजिया कहती है कि सर नल सेट आएगा। मायरा ने कहा 2, 3, 4 आएगा। फातिमा ने कहा 2, 3, 4 आएगा। भाई याद रखें, अगर दो सेट के दरमियान नेगेटिव साइन मौजूद है तो हमेशा पहला सेट आंसर में आता है, यानी 2, 3, 4 आंसर में आए। अब अगर इसी चीज को यूं चेंज कर दिया जाए कि नल सेट में से माइनस करना हो हमें अगर 2, 3, 4 को बेटे, तो अब आंसर में क्या आएगा? अब आंसर में हमारा नल सेट आएगा। तो पहले सेट, जब भी दो सेट के दरमियान में नेगेटिव साइन आ जाए तो तमाम की तमाम कैलकुलेशन जो है वो फर्स्ट सेट के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपके पास दो सेट है, जैसे 2, 3, 4 मेरे पास है, माइनस का साइन लगा दिया मैंने और यहां पर मैंने लिख दिया 3, 4 और 7। अब इसका जो है वो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? भाई 3 से 3 कैंसिल होगा, 4 से बेटे 4 कैंसिल होगा। अब देखिए पहले सेट में 2 बच गया और सेकंड सेट में 7 बचा हुआ, लेकिन सेकंड सेट के एलिमेंट को नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ पहले सेट के ही एलिमेंट को लिखा जाएगा। यानी हम यहां पर जो अपना आंसर लिखेंगे वो 2 ही लिखेंगे। हम यहां पर अपना आंसर 2 ही लिखेंगे, सेकंड सेट के आंसर को कंसीडर नहीं किया जाता। इसलिए ये बात बड़ी अहम और याद रखने की है कि a माइनस बी का आंसर अलग होता है और b माइनस ए का आंसर अलग होता है। a माइनस बी का आंसर अलग है और b माइनस ए का आंसर अलग है। a माइनस बी और b माइनस ए आपस में इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल होते। ठीक है, तो ये बात हमने की डी मॉर्गन में कॉम्प्लीमेंट के हवाले से, फिर डिफरेंस के हवाले से हमने समझा। पॉइंट टू बी नोटेड में और समझ लेते हैं, ये भी पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से बहुत अहम है। ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए। जब हम ए कॉम्प्लीमेंट निकालें और उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट ले लें तो आंसर में वापस सेट ए दोबारा आ जाता है। अगर हम यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट लें, यानी यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल को ही माइनस कर दें, तो तमाम के तमाम एलिमेंट कैंसिल हो जाएंगे और आंसर हमारे पास नल सेट आ जाएगा। अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें, अगर हम नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लें तो आंसर में यूनिवर्सल सेट हमारे पास आता है। अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो आंसर यूनिवर्सल होता है, और अगर हम ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो हमारा आंसर नल सेट की तरफ चला जाता है। भाई ए कॉम्प्लीमेंट क्या है? यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर निकालें और फिर दोबारा उसी का एक कॉम्प्लीमेंट लें तो वापस ए सेट अगेन दोबारा आ जाएगा। यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि अगर आप u में से u को माइनस कर दें, भाई यूनिवर्सल में से अगर हम यूनिवर्सल को ही माइनस कर दें तो सब कट जाएंगे, आंसर नल सेट हो जाएगा। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट ये कहता है कि आपको यूनिवर्सल में से नल सेट को माइनस करना है। अब चूंकि यूनिवर्सल सेट बेटे पहले आ रहा है इसलिए आंसर में यूनिवर्सल सेट ही बनेगा। यहां पर
ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल होता है। भाई अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, जैसे मैं आपसे कहता हूं मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है 0, 1, 2 और 3, ये मेरे पास यूनिवर्सल सेट है। और फिर एक सेट ए है मेरे पास, और वो जो सेट ए है उसमें है 0 और 1 है, मैं सपोज कर लेता हूं। और एक सेट बी है जिसमें मेरे पास 2 और 3 है। ये आ गया आपके पास। अगर हम पहले ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, मैं यहां पे सॉल्व करता हूं। लेकिन निशा कहती है कि सर अगर नल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट होगा तो नल सेट आंसर होगा। जी हाँ, बिल्कुल नल सेट ही आंसर होगा। अच्छा जी, यहां पर इकरा ने कहा कि सर इसका आंसर जो है वो 2, 3 चेक करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं मालूम करूं यहाँ पे, तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल में से ए को माइनस करना है। तो ये यूनिवर्सल में से अगर हम ए को माइनस करें तो 0 और 1 कैंसिल हो जाएगा, और आंसर मेरे पास जो बनेगा वो 2 और 3 बनेगा। ये 2, 3 बनेगा आंसर जब हम यू में से ए को माइनस करेंगे। ये एलिमेंट्स में यहां से लेना। अब वो कहता है कि अगर आप ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें, ए सेट क्या है मेरे पास, भाई ए का यूनियन अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ मालूम करें, तो पहले तो ये देखेंगे कि सेट ए क्या है। भाई सेट ए हमारे पास है 0 और 1 है, और इसका यूनियन हमें लेना है कॉम्प्लीमेंट के साथ। कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था, 2 और 3 निकाला है। तो अब इसका जो आंसर यूनियन की वजह से आएगा वो क्या आएगा बेटे, 0, 1, 2, 3 हमारे पास आंसर आएगा। तो 0, 1, 2, 3 आंसर आने का मतलब क्या है कि आंसर यूनिवर्सल सेट आ रहा है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि अगर ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो आंसर बेटे क्या बनता है, नल सेट बनता है। और अगर हम इनके दरमियान इंटरसेक्शन लें, बस इसी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर तो यूनिवर्सल सेट बन रहा है। अगर ये कहा जाए कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ले, तो ए का इंटरसेक्शन अगर हम ए कॉम्प्लीमेंट के साथ लें तो अब इसका आंसर क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। क्यों? क्योंकि 0, 1 और 2, 3 में कोई नंबर कॉमन नहीं है। तो इसलिए ए का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ नल सेट, और ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनिवर्सल सेट। नल सेट का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल, ए कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट ए, और ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन यूनिवर्सल इज इक्वल टू यूनिवर्सल, ए इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल विद ए यूनियन with null set is a intersection a union a is both are is equal to a। आई होप कि तमाम स्टूडेंट्स को बात समझ में आ गई है। निशा, फातिमा, इरज और इकरा, वजिया, क्या तमाम स्टूडेंट को मेरी बात समझ में आ गई है बेटे? यस सर, क्लियर है। लेकिन तमाम स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ लिया है। तो लेकिन इसके बाद हमारी एक्सरसाइज जो है वो 1.1, और एक्सरसाइज एक ही एक्सरसाइज इस चैप्टर में, एक्सरसाइज 1.1 ही है, और कोई एक्सरसाइज इसमें है भी नहीं, और बहुत आसान एक्सरसाइज है, छोटी एक्सरसाइज है। तो बस आज की क्लास में ऐसा करते हैं, आज तो हमने अपने चैप्टर 1 की थ्योरीज को और उसकी जो की पॉइंट्स उन्हें डिस्कस कर लिया है। हम अपनी जो एक्सरसाइज है 1.1 जो है उसे फिर कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। कल खैर 14 अगस्त की वजह से हो सकता ऑफ हो जाए,
ऑफ ही है, बल्कि हो ना क्या जाए ऑफ है। सैटरडे की क्लास में हम 1.1 के जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, और ये सैटरडे को 1.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, छोटी एक्सरसाइज। तो बस फिर आज की क्लास को हम यहीं पर ही ऑफ कर लेते हैं, ताकि कल चूंकि आपका 14 ऑफ अगस्त की वजह से ऑफ है, तो हो सकता है टाइम ना मिले आपको थोड़ा सा चीज़ों को पढ़ने का, रिवाइज करने का, इसलिए कोई काम वगैरह मैं आपको नहीं दे रहा हूँ। टेस्ट का मैं आपको बता दूंगा, उसमें के बारे में परेशान ना हो। टेस्ट कैसे होगा, कौन लेगा, क्या तरीकेकार होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। उसमें जो टेस्ट होगा वो एक्सरसाइज 4.1 में जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे उनका टेस्ट। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़। तमाम स्टूडेंट को आज का लेक्चर 100% समझ में आ गया। ओके जी, तमाम स्टूडेंट को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।